हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास, ध्यान रखना है कि जैसे विधि नियम रूल्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखना है कि जैसे आप बनाते हैं अपना रूटीन नियम बनाते हैं, जैसे कि आपको सुबह 4 बजे उठ के क्या करना है, स्नान करना है और स्नान के बाद क्या करना है, पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है। ये आप रूटीन बनाते हैं, इसी को बोलते हैं नियम रूल्स या विधि विधान बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह से किसी देश को या बड़े भूभाग क्षेत्र के लिए जो शासन बनाए जाते हैं, चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं संविधान। यानी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो नियम कानून बनता है उसे बोलते हैं क्या, संविधान। किसे क्या बोलते हैं, तो संविधान बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि भारत के संवैधानिक विकास यानी कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में यानी संविधान में जिन जिन नियमों का उल्लेख है उसे बोलेंगे संवैधानिक विकास। इसी से हुआ है भारत के संविधान का निर्माण। तो ध्यान रखना है कि संविधान में जिन जिन नियमों का उल्लेख है उसे बोलेंगे संवैधानिक विकास। तो ध्यान रखिए भारत के संवैधानिक विकास क्या है। चलिए समझते हैं कि आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है, 31 दिसंबर 1600 को होती है। और उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, तो उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के समय ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य था कि भारत के साथ क्या करना, व्यापार करना। आपको मालूम ये भी होगा कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहली बार आए थे और इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली जब भारत के यात्रा पाए, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से कुछ मसाले खरीदे और मसाले खरीद के कहाँ चले गए, लेके चले गए तो यूरोप में चले गए और वहाँ पर उस मसाले को बेचा। तो देखा कि वहाँ पे 60 गुना अधिक लाभ हुआ। कितना हुआ, तो 60 गुना अधिक लाभ हुआ। इस बात को जानकारी किसको लग गई, अंग्रेजों को लगी, यानी ब्रिटेन को लग गई। और इसी उद्देश्य से ये कहा कि अब मनसा बना ली कि नहीं, अब हम भारत के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि पुर्तगाली अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अंग्रेज इस मनसा बनाता है कि अब हम भारत के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसी उद्देश्य से ये भारत की यात्रा पे चल देता है कौन, तो अंग्रेज। चलिए इसके बाद देखते हैं एक घटना है 1757 की, सॉरी दोस्तों 1757 है 1756, तो 1756 की घटना, ठीक है। 1756 की घटना जो होती है ब्लैक होल की घटना, ये सब उसे कहिए ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना कब घटती है, तो 1756 ईस्वी में घटती है, या ब्लैक होल को कहते हैं काल कोठरी। ध्यान रखना है कि बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग आए भारत में व्यापार करने के लिए, इनके द्वारा क्या किया गया कि जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के, उसने क्या किया कि 24 लोगों को क्या कर दिया, कैद कर लिया और कैद करके काल कोठरी में डाल दिया, जिसके कारण 23 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मात्र एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम है हॉलवेल। इसी बात को उजागर करता है कौन, हॉलवेल। उनका नाम था हॉलवेल। ध्यान रखिएगा कितने व्यक्ति थे टोटल, 24। कितने की मृत्यु हो गई चुकी थी, तो 23 को, और एक कौन बचा था, हॉलवेल। अब ये क्या करते हैं कि हॉलवेल जो है ये कहाँ चल जाता है, अब इंग्लैंड चला जाता है। और इंग्लैंड में जो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। इनके द्वारा यानी हॉलवेल के द्वारा लॉर्ड क्लाइव से ये बात कही जाती है कि 24 यानी हम सभी को क्या किए थे, सिराजुद्दौला ने कि कैद बना दिया था और काल कोठरी में डाल दिया था, जिसके कारण 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मात्र मैं ही केवल एक बचा हूँ। तो इस बात से जब सुने लॉर्ड क्लाइव तो काफ़ी गुस्सा हो गए और भारत की यात्रा पर चल दिए। तो ध्यान रखना, इसके बाद होता है कि भारतीय के साथ युद्ध होकर माहौल बन जाता है, यानी भारतीय के साथ क्या होता है, अब युद्ध का माहौल बन जाता है। इससे पहले भारत के साथ यानी भारत और अंग्रेजों के बीच कभी संघर्ष नहीं देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इनसे पहले कभी भी संघर्ष नहीं हुआ है अंग्रेज के साथ। लेकिन इससे पहले कैसे हुआ, किन के साथ हुआ था, तो अंग्रेज को जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था फ्रांस सीसी कंपनीज के, डेनिश कंपनी के साथ हुआ था, पुर्तगाली कंपनियों के साथ हुआ था। लेकिन भारत के साथ कभी भी संघर्ष यानी युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन भारत में जो पहली युद्ध होता है वो अंग्रेजों के साथ होता है, वो है 1757 की घटना, यानी प्लासी की घटना। 1757 की घटना एक
1757 की घटना कब होती है? तो प्लासी का युद्ध होता है, कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो प्लासी युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी में होता है। प्लासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और किसके बीच होता है? तो ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है। कौन थे? तो क्लाइव। तो पूछा जाता है कि प्लासी की युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और कौन इस युद्ध में जीते थे? तो वो हैं लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का युद्ध जीतने का कारण क्या था कि जब ये भारत आए लॉर्ड क्लाइव, तो देखा कि सिराजुद्दौला के एक जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर से इन्होंने क्या किया कि संधि कर ली, और अंदर से संधि कर ली और बताया कि हम आपको क्या करेंगे, बंगाल के अगला नवाब बना देंगे। इसी उद्देश्य से जो मीर जाफर था ये किसका समर्थन कर दिया? लॉर्ड क्लाइव को कर दिया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय जो सेनापति था मीर जाफर अपने सैनिकों को आदेश ही नहीं दिया युद्ध करने को। इसी कारण से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार चुके, और बंगाल के अगला नवाब किसे बना दिया गया? तो मीर जाफर को बना दिया गया। किसे बना दिया गया? तो मीर जाफर को बना दिया गया। ये मीर जाफर जो था ये अयोग्य शासक था, यानी कैसा था? अयोग्य नवाब था। ये एक प्रकार से कहिए कि मतलब कि अंग्रेजों का क्या था? ये कठपुतली था। कौन था? ये कठपुतली था। और जब ये लॉर्ड क्लाइव को पता चला, ये जब ब्रिटेन को पता चला कि ऐसा मतलब कि ये नवाब को मार दिए हैं, तो क्या किए, यानी युद्ध में हरा दिए हैं, तो वहाँ पर इसके आदर सम्मान के लिए ब्रिटेन बुला लिया जाता है और ये ब्रिटेन चला जाता है। इससे पहले क्या होता है कि लॉर्ड क्लाइव को जब ये प्लासी की युद्ध जीत लेते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाता है? बंगाल के पहले गवर्नर बना दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्लासी युद्ध की जीतने के बाद बंगाल के पहले गवर्नर किसे बनाए गए थे? तो वो हैं लॉर्ड क्लाइव। और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? तो चले जाते हैं ब्रिटेन में। उनका आदर सादर के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ, ये आइए आप। क्योंकि आपके भारतीय राजा को युद्ध में हराए हैं, इसीलिए आपका सादर यानी आदर सादर करेंगे, तो आइए। इसके बाद होता है कि मीर जाफर जो था एक अयोग्य शासक था। इसके बाद क्या करते हैं कि, और ये जो बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव जाता है तो बोलते हैं अपने ब्रिटेन में कि वो हमारा ही आदमी है, क्योंकि हम ही उसे बैठाए हैं, तो हम जैसे कहेंगे वो जैसे काम करेगा। क्योंकि जहाँ पर चाहेंगे हम कंपनी बैठाना, जो भी कार्य करना चाहेंगे वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल में हमारा ही आदमी है जो नवाब बना है। तो ध्यान रखना है, ये लॉर्ड क्लाइव कहते हैं कहाँ पे? ब्रिटेन में कहते हैं। इसके बाद मीर जाफर को क्या कहता है कि मीर जाफर को क्या कर दिया जाता है? एक अयोग्य शासक था, इसे हटा दिया जाता है, और इसे हटा के अगला नवाब जो बनाया जाता है वो मीर कासिम को बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मीर जाफर के बाद अगला नवाब किसे बनाया जाता है? तो मीर कासिम को बनाया जाता है। और मीर कासिम जो था ये बड़ी चतुर व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध ही कानून बनाता था, यानी अंग्रेजों से ये क्या करता था? विवाद में रहता था। कौन? तो मीर कासिम। ये क्या किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, यानी जो राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी, वो कहाँ ला दिया? तो मुर्शिदाबाद में ले। इससे जो अंग्रेज थे वो काफ़ी का हुए, गुस्सा हो गए इनसे। किससे? तो मीर कासिम से। और मीर कासिम को क्या किए कि जो बंगाल के नवाब बनाए गए थे इसे उस गद्दी से क्या किए? हटा दिए। तो ध्यान रखना कि मीर कासिम को किसके द्वारा हटाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया, जिससे ये क्या हुआ? मीर कासिम काफ़ी गुस्सा हो गया। अब ये क्या करता है कि चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली में मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या था? तो शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय के पास चला जाता है। कहाँ पे? तो दिल्ली में चलते हैं। मुगल बादशाह थे, चूँकि मुगल बादशाह का विवाद किससे था? तो अंग्रेज से भी था। और यहाँ पर देख रहे हैं सुजाऊ दौला। ये देख रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय, सुजाऊ दौला जो अवध के नवाब थे, और ये जो देख रहे हैं मीर कासिम, ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा कि हम उनके साथ क्या करेंगे कि युद्ध करेंगे, और युद्ध करके जीत के क्या करेंगे? उनको इंडिया से बाहर कर देंगे। तो कौन कौन मिलके? तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाऊ दौला। एक घटना घटती है, युद्ध होता है 1764, बक्सर की घटना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, सुजाऊ दौला और मीर कासिम। सुजाऊ दौला, शाह आलम द्वितीय और सुजाऊ दौला ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया, जिसे कहा गया बक्सर का युद्ध। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि अब होता है कि जब लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटेन बुला लिया जाता है आदर सादर के लिए, तो उसके बाद किसको भेजा जाता है? तो हेक्टर मुनरो को भेजा जाता है। किसे? तो हेक्टर मुनरो को भारत में भेजा जाता है कंपनी के संचालन के रूप में।
संचालक के रूप में। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम है हेक्टर मुनरो। यानी हेक्टर मुनरो के द्वारा ही क्या किया गया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और ये हेक्टर मुनरो क्या हुए? इस युद्ध को जीत लिए। तो ध्यान रखिएगा 3 व्यक्ति थे, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों मिलकर क्या हुए? युद्ध को हार गए। जीत गए कौन? मुनरो, हेक्टर मुनरो। इसके बाद पता है आपको कि क्या होते हैं? इसके बाद होते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? इस युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो 1765 ईस्वी में होती है। किसके तहत? तो इलाहाबाद की संधि के तहत। चलिए दोस्तों, हम लोग पीछे देख चुके कि क्या था इसके प्रारंभिक तौर। चलिए इसके बाद देखते हैं अब एक्ट क्या होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ के आप क्या करते हैं? मान लीजिए स्नान करते हैं, स्नान के बाद क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं। तो मान लीजिए उसमें आप क्या करिएगा, अब उसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे और फिर दौड़ने चले जाएंगे, दौड़ के आएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये 2 नियम हो गया। उठने का तो टाइम वही है, लेकिन आप सुबह कहिए कि हम 4 बजे उठेंगे तो पहले क्या करेंगे? दौड़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो 2 नियम तो बन गया यहाँ पे, लेकिन इसी नियम को क्या बोलेंगे? संशोधन। इसमें क्या कर दिए? थोड़ा सा संशोधन कर दिए कि नहीं, अब जो 4 बजे हम उठ के जाते थे कहाँ पे, यानी पढ़ते थे या स्नान करते थे, यानी 4 बजे उठ के हम जो स्नान करते थे, तो अब स्नान नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद बैठेंगे। तो ये क्या होगा? एक प्रकार से संशोधन हो गया। आपके नियम में क्या होगा? संशोधन किया गया, आपके द्वारा क्या किया गया? संशोधन किया गया। उसी तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ कानून बनाए और उसमें क्या किए? सुधार किए। उसी को बोलते हैं एक्ट। तो चलिए देखते हैं एक्ट क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर शासन प्रशासन चलाने के लिए ये का एक बनाया गया कानून था, जो समय समय पर लागू किया जाता था। उसी को बोलते हैं एक्ट। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर शासन प्रशासन चलाने के लिए जो समय समय पर क्या किया गया? समय समय पर जो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, उसी को बोलते हैं एक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो 1773 ईस्वी में आता है। कब आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में आता है। और रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि भारत में जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था ब्रिटिश संसद। तो ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य ही था कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश संसद है, वो चाहता था कि कंपनी कार्य करे, यानी व्यापार करे, लेकिन हमारे नियंत्रण में रह के काम करे, यानी संसद का उस पर नहीं, ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो, तो उसे नियंत्रण हो। ये कौन चाहता था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 ईस्वी में। अब चलिए कि हम बताए थे कि प्लासी की युद्ध जीतने के बाद बंगाल के गवर्नर कौन बनते हैं? तो उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव इसके बाद हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद सुधार किया जाता है यहाँ पे कि बंगाल के जो पद था, यानी बंगाल के जो पद गवर्नर था, उस गवर्नर को चेंज करके क्या कर दिया? उसमें जोड़ दिया जाता है जनरल। तो इसीलिए बनता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाए गए? तो उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा कि पहला गवर्नर कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। और इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1774 ईस्वी में होती है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं उनका नाम है एलिजा इम्पे। और इसके जो अन्य सदस्य हैं, जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक है, ऐसे याद कर रख सकते हैं HCL। ये जो देख रहे हैं, H से हाइड, C से चैम्बर्स, L से लिमेस्टर। चलिए दोस्तों एक बार रिकवर करते हैं इसे। और ध्यान रखना, यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 24 थी। और 24 सदस्यों में से क्या करते थे? जो कंपनी के जो हेड रहते थे, यानी अधिकारी बन जाते थे। कौन? तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे। इसी के माध्यम से क्या किया गया? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का स्थापित करने का पहला कदम उठाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो ध्यान रखना है। चलिए एक बार रिकवर करते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाए गए? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाए गए। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 ईस्वी में की गई। इसके बाद है 1774 ईस्वी में की गई। इसके बाद है मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो एलिजा इम्पे को बनाया गया। अन्य न्यायाधीश 3 जो थे कौन कौन थे? तो उनका नाम था हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या हुआ? कंपनी पर क्या हुआ? संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया।
पहली शुरुआत किसका था? तो संसद का, यानी ब्रिटिश संसद का। इसके बाद देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आता है? तो ध्यान रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 ईस्वी में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसी कमी को पूरा करने के लिए, यानी सुधार करने के लिए कौन आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। कब आता है? तो 1781 ईस्वी में आता है। और इसके तहत, यानी 1781 के तहत एक अधिकार दिया जाता है कि जो कलकत्ता में सरकार बैठती थी, यानी गवर्नर जनरल बैठते थे, उन्हें ये अधिकार दिया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए आप क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। कब कही गई? तो 1781 ईस्वी में बात कही गई। सेटलमेंट एक्ट जब 1781 में आया, उस समय कहा गया कि कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। तो 1781 ईस्वी में कहा गया। इसके बाद देख रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आई? ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में आता है। और इसका जो उद्देश्य था, इससे क्या होता है कि भारत में दोहरी प्रशासन की नींव पड़ती है। यानी भारत में दो तरफ से क्या होगा? प्रशासन चलाया जाएगा, शासन प्रशासन चलाया जाएगा। तो किस तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में दोहरे प्रशासन की नींव यानी शुरुआत होती है। तो किसके माध्यम से? ध्यान रखना, पहला जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पहला, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से क्या किया जाएगा? भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाएगा। अब देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका काम था कि व्यापारिक मामलों को देखरेख करना। व्यापारिक मामलों के देखरेख करना किसका काम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका काम था राजनीतिक कार्यों को देखभाल करना। यानी व्यापार संबंधी जो जितने भी कार्य होंगे वो कौन देखेंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। और राजनीतिक संबंधी जितनी भी बातें होगी, मामला हो गया या कार्य होगा, वो कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद चलते हैं हम लोग 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी के अधिकार पत्रों को क्या कर दिया गया? यानी भारत में शासन प्रशासन को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? तो बढ़ा दिया गया। अब है इसके बाद है कि कंपनी के व्यापार, यानी कंपनी के व्यापार का एकाधिकार छीन लिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, एक अधिकार दिया गया था, उसे क्या कर लिया जाता है? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा छीन लिए जाते हैं। और उसे कुछ क्षेत्रों में छूट दी जाती है, जैसे पूर्वी देश और चीनों के साथ चाय के क्षेत्र में व्यापार करने की छूट दी जाती है। लेकिन पहली बार क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जो अब क्या किया जाता है कि भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसकी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के क्षेत्रों में क्या किया जाता है? तो व्यापार करने का छूट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसके तहत क्या होता है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष रुपये खर्चा करने की घोषणा की गई। तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए एक बार रिकवर करते हैं इसे कि कंपनी के अधिकार पत्रों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद है कि कंपनी के व्यापारिक, यानी जो व्यापार करने का एक अधिकार था, उसे क्या कर लिया गया? छीन लिया जाता है। कब? तो 1813 में छीन लिया जाता है चार्टर अधिनियम के तहत। इसके बाद है कि चीन और पूर्वी देश, दो ऐसे देश थे जिन्हें, यानी चीन और पूर्वी देश के क्षेत्रों में, यानी चाय के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ऐसा अनुमति किसको दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिया गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 1800, अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कंपनी के जो एकाधिकार प्राप्त था व्यापार करने का, उसे छीन लिया जाता है, तब क्या किया जाता है कि जितने भी इंग्लैंड वासी हैं या ब्रिटेन वासी हैं वो क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं भारत में। जिसको मन करना हो वो भारत में जाके व्यापार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगा। तो कब कही जाती हैं? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कंपनी के जो व्यापार करने का एक अधिकार था उससे क्या कर लेते हैं? छीन लिया जाता है। और इसे थोप दिया जाता है, आप क्या करिएगा कि केवल चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करिएगा, अन्यथा किसी क्षेत्र में व्यापार आप नहीं करिएगा। और इसीलिए सब लोग क्या करते हैं? भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए। इसके बाद आते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, वारेन हेस्टिंग्स बने गए थे पहले। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। यानी जो बंगाल लिखा जाता है वहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा? भारत लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। तो ध्यान रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाए गए थे? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिक को बनाया गया। इसके बाद है धारा 87। धारा 87 के तहत भी किसी भी जाति के लोग होंगे, किसी भी धर्म के लोग हैं, वो कंपनी में क्या कर सकते हैं? सेवा दे सकते हैं।
इसके बाद है कि कंपनी के व्यापार को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाता है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब जो भी कंपनी को अधिकार दिया गया था, चाय के क्षेत्रों में अधिकार दिया था व्यापार करने, उसे भी क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध कर दिया जाता है कि आप व्यापार नहीं करिएगा। इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब व्यापार नहीं करेंगी, बंद कर दिया जाता है। कब? तो 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो कंपनी के व्यापार पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी में कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना है कि पहली बनी आंशिक रूप से एकाधिकार कब छीन लिया गया था? तो 1813 ईस्वी में छीन लिया गया था। चलिए एक बार अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया था। गवर्नर जनरल के सहायता के लिए क्या बनाया गया था? एक परिषद बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि इस गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तो चौथा सदस्य जोड़ा जाता है। जो चौथा सदस्य कौन था? वो था विधि आयोग। कौन था? तो विधि आयोग था। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना होती है कब होती है? तो 1834 ईस्वी में होती है। किस अधिनियम के तहत होती है? तो 1833 अधिनियम के तहत होती है। और इसे अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है। और भारत में दास प्रथा का अंत कब होते हैं? तो 1843 ईस्वी में होते हैं। किसके समय होते हैं? तो लॉर्ड एलनबरो के समय, जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के समय ये दास प्रथा का होता है, अंत होता है भारत में। तो चलिए दोस्तों तो हम देखते हैं, एक बार इसे रिकवर करते हैं फिर से। तो चलिए दोस्तों एक बार इसे हम रिकवर करते हैं फिर से 1873। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसे तो चलिए दोस्तों एक बार फिर इसे रिकवर करते हैं हम लोग कि 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटी को बना दिया गया। धारा 87 के तहत किसी भी समुदाय के किसी भी जाति के लोग कंपनी में सेवा दे सकते हैं। और कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य कौन जोड़ा गया? तो विधि आयोग जोड़ा गया। और विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1834 ईस्वी में हुई। और दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। कब? तो 1843 ईस्वी में हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ये दास प्रथा का अंत होता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम। देख रहे हैं कि सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। यानी सेवा में, यानी कंपनी में जितने भी लोग थे, काम करते थे, उनका पहले से नाम क्या होता था? मनोनीत होता था। यानी पैरवी के, समझिए पैरवी, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी सेवाओं में नामजदगी को क्या कर दिया? 1853 चार्टर अधिनियम के तहत सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। और वहाँ पर रखा गया कि अब खुली प्रतियोगी यानी परीक्षा के माध्यम से क्या करेंगे लोग? इसमें काम करेंगे फैक्ट्री में। तो खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। यानी जो भी कंपनी में काम करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो व्यक्ति परीक्षा पास करेंगे वही इस कंपनी में काम करेंगे। तो खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब होती है? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत होता है। इसके बाद देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल के परिषद, यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद थे, यानी सहायता करने के लिए जो बनाया गया था परिषद, उसमें जो थे विधायी शक्तियाँ थी, प्रशासनिक शक्तियाँ थी, उसे क्या कर दिया गया? अलग अलग बांट दिया गया। ध्यान रखना है कि विधायी शक्तियाँ और ये जो देख रहे हैं प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर दिया गया? अलग अलग बांट दिया गया। और इसके बाद क्या होता है कि अब विधि निर्माण, अब क्या होता है कि भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होती है। भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद की क्या होती है? स्थापना होती है, जिसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि भारत में अब विधि यानी कानून का निर्माण किया जाएगा। तो भारत में यानी क्या स्थापना होता है? तो केंद्रीय विधान परिषद, यानी भारत में जो प्रशासन चलाया जाएगा, किसके माध्यम से चलाया जाएगा? तो केंद्रीय विधान परिषद के माध्यम से चलाया गया। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा कहा गया। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ साथ आपको कमेंट में अपना राय बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।